बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है एंडोक्राइन नर्सिंग में से हमने 6 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये डिजीज़ नंबर 7 हाइपरथायरॉयडिज्म पे है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड की जो जितने भी हार्मोनल प्रोडक्शंस है जिसमें T3 है, T4 है, थायरोक्सिन और इसके अलावा हमारे साथ कैल्सिटोनिन है, ये सिक्रीशंस जब नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब लिखा है हाइपरथायरॉयडिज्म इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्टिंग इन हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होता है। ज़ाहिरी सी बात है कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये मेटाबॉलिक हार्मोन्स भी हम इनको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो अगर इनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होगी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा तौर पर मेटाबॉलिज्म होगी। Severe hyperthyroidism can precipitate a thyroid storm or crisis which is a life-threatening emergency। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसकी वजह से एक कंडीशन अराइज होती है जिसे हम थायराइड स्ट्रोम या थायराइड क्राइसिस कहते हैं कि उसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा बॉडी जो है इस तरह शेकिंग करने लगती है, इतनी मीन्स के इमरजेंसी हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसको हम कहते हैं थायराइड स्ट्रोम या थायराइड क्राइसिस जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। द क्राइसिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय माइनर ट्रॉमा और स्ट्रेस। अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसको सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है और ऊपर से कोई उसको इन्फेक्शन हो गया, कोई माइनर स्ट्रेस आ गई, कोई भी माइनर ट्रॉमा आ गया तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो थायराइड की सिक्रीशन और बढ़ जाती है और इस तरह थायराइड स्ट्रोम हो जाता है। The two types of spontaneous hyperthyroidism are Graves' disease and toxic nodular goiter। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है कि स्पॉन्टेनियस हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि एकदम से बंदे को जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है, तो उसकी दो टाइप है, एक ग्रेव डिजीज़ है और एक जो है टॉक्सिक नोडुलर गोइटर है। अब स्टूडेंट्स, ग्रेव डिजीज़ जो है ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि बिल्कुल TSH की तरह काम करते हैं। जिस तरह TSH थायराइड ग्लैंड को, TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होती है और ये आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि थायराइड हार्मोन्स बन सके। तो ये जो ग्रेव डिजीज़ में एंटीबॉडीज़ बनते हैं ये TSH ही की तरह होते हैं, तो ये भी आके क्या करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करते रहते हैं और इस स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड की जो हार्मोनल सिक्रीशंस है वो इंक्रीज़ होती रहती है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल TSH होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाला, वो जब आ जाता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर लेता है, थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन बना लेता है, वो हार्मोन सर्कुलेशन में आ जाती है, तो फिर नेगेटिव फीडबैक होता है और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बंद हो जाती है कि अब ज़रूरत नहीं है, अब ब्लड में वो ये पहुंच गए हैं ये हार्मोन, तो अब ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह बंद हो जाती है। लेकिन ये जो ग्रेव डिजीज़ के एंटीबॉडीज़ है इसके लिए कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, ये बनते जाते हैं और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते जाते हैं, तो कंटिन्यूसली यहाँ से थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ होती जाती है। तो इस कंडीशन को हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। और ये जो टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर है, गोइटर दो किस्म की होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी गोइटर बनते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी गोइटर बनते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म में गोइटर बनता है वो होमोजीनियस होता है, एक जो है वो एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा इस तरह नहीं होता, बिल्कुल होमोजीनियस होता है और उसको जब हम पल्पेट करते हैं तो उसमें हमें कोई न्यूड्यूल्स वगैरह जो है वो फील नहीं होते।
और वो ज़्यादातर बिनाइन होती है। लेकिन ये जो टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर है, ये इस तरह की गोइटर बनी होती है कि जिसको जब हम पल्पेट करते हैं तो हमें उसमें नोड्यूल्स जो है वो फील होते हैं, छोटे छोटे वो नोड्यूल्स फील होते हैं, और छोटे छोटे मासेस को हम नोड्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो है कैंसरस भी हो सकती है, लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला होता है वो हमेशा बिनाइन होता है। तो फिर लिखा है साइन एंड सिम्टम्स वेरे विद द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। अब साइन सिम्टम्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, मतलब कि कौन सी टाइप है, ग्रेव डिजीज़ है या टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर है, या कितना जो है मॉडरेट है, माइल्ड है, या फिर सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है। इससे रिलेटेड ये साइन सिम्टम्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। अब लिखा है साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो ये आगे जो है वो दिए गए हैं एक टेबल की शक्ल में। ग्रेव्स डिजीज़ कॉमनली अकर इन थर्ड और फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ। अब ये जो ग्रेव डिजीज़ है ये कॉमनली कब होती है, 30 जो ईयर्स होते हैं, 30 जो ईयर्स होते हैं या 40 जो ईयर्स होते हैं लाइफ के, यानी 30 साल के दौरान, यानी 30 साल से लेके 40 साल तक या 40 साल से लेके जो 50 साल तक के ये जो टाइम होता है लाइफ का, इसमें ज़्यादातर जो है कॉमनली ग्रेव डिजीज़ होती हैं, और ये वुमेन में मोर कॉमन है बनस्बत जो है वो मेन के। ये क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो वुमेन होते हैं उनका इम्यून सिस्टम मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन मेल्स। ये इसलिए होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए जो एक्सप्रेशन होती है जीन्स में वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो जाहिर सी बात है कि फ़ीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होती है और मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसीलिए एक्स क्रोमोसोम में एक्सप्रेशन होती है इम्यून सिस्टम के लिए, तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो उनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होती है इन कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो फिर इसी वजह से अब जाहिर सी बात है कि जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतना जो है ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस है, मतलब कि जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतना हाइपर एक्टिविटी के चांसेस है। हाइपर एक्टिविटी मींस के ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस है। इसीलिए कह रहा है कि ग्रेव डिजीज़ जो है वो वुमेन में ज़्यादा कॉमन है बनस्बत मेन के। इट हैज़ फीमेलियल प्रेडिस्पोजिशन, इसका क्या है, फीमेलियल प्रेडिस्पोजिशन है कि फ़ीमेल्स को ज़्यादातर जो है ये होती है। एंड इट मे काज एक्स्ट्रा थायरॉइडल सिम्टम्स, और इसके में भी एक्स्ट्रा थायरॉइडल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। थायरॉइड से अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी सिम्टम्स बन सकते हैं, अलामत शो हो सकते हैं, गोइटर भी बन सकता है। एंड सिम्टम ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिविटी, और साथ में क्या होता है, हाइपर मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं कि जब हाइपर मेटाबॉलिज्म होगी तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वो, और इसकी वजह से जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी हाइपर एक्टिव हो जाता है। यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मूड है, तो यहाँ पे भी बॉडी के अंदर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है। तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट का मतलब ये है कि बॉडी जो है फाइट एंड फ्लाइट मूड में है, तो इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे ट्रैकिकार्डिया वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर हाई होना, ये स्वीटिंग होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स भी होंगे। अब यहाँ पे एक टेबल पे आप लोगों को साइन सिम्टम्स दिए गए हैं। Different form of hyperthyroidism can produce various sign and symptoms as summarized below। मीन्स कि मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उससे मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम्स बन सकते हैं जो कि आगे दिए गए हैं। ग्रेव डिजीज़, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म एंड सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। और ये जो फर्स्ट वाला है ग्रेव डिजीज़, सेकंड भी ग्रेव डिजीज़ है, सेकंड लाइन भी, फर्स्ट लाइन भी ग्रेव डिजीज़ है। फर्स्ट लाइन वाला है जो वो थायरॉयडल सिम्टम्स है, और जो सेकंड लाइन वाला है वो एक्स्ट्रा थायरॉयडल साइन सिम्टम्स है। तो थायरॉयडल साइन सिम्टम्स जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ओवर एक्टिव हो जाता है या फिर हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है, तो तब क्या क्या होती हैं, ब्रिटल हेयर्स होते हैं। ब्रिटल हेयर्स के मीन्स टूटे हुए से बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, तो फिर वो जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है खुराक की, वो जो है बॉडी में वो रहने ही नहीं दे रहे हैं, ऐसे हवा में जा रहे हैं, इतना हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है। तो फिर हेयर्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलती, नेल्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलती, तो नेल्स जो है वो
वो क्या होते हैं, फ्राइबल होते हैं, यानी बहुत हल्के, बहुत नाजुक बन जाते हैं, बाल जो है वो टूटे फूटे से होते हैं। इमोशनल लेबिलिटी में होता है एक पेशेंट जो है, इमोशनल लेबिलिटी का मतलब ये है कि या तो वो अनकंट्रोलेबल लाफिंग करता है या फिर अनकंट्रोलेबल क्राइंग करता है। ये इस किस्म के जो मूड चेंजेस होते हैं इनको हम कहते हैं इमोशनल लेबिलिटी। एंजाइटी उसको होती है, इरिटेबिलिटी मीन्स कि वो बेचैन होता है, फटीग कमज़ोरी उसको महसूस होती है क्योंकि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट की वजह से जो खुराक है वो तो हवा में जा रही है, इस तरह उसकी बहुत ज़्यादा बहुत हाई रेट से मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो इस वजह से। इसके अलावा हीट इंटॉलरेंस, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन होगी, तो इसलिए हीट इंटॉलरेंस होती है। इंक्रीज रिस्पायरेटरी एंड रेट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होती है, तो जितनी ज़्यादा रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होगी तो उतनी ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। इंक्रीज स्वीटिंग भी इंक्रीज़ होती है। लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर इन वुमेन में जो प्यूबिक हेयर है उनकी लॉस होती है। अब हेयर लॉस क्यों होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से? जो ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली इनका हेयर फॉलिकल के फंक्शनिंग के साथ काम होता है, वहाँ ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में भी और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी दोनों में जो है हेयर से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन देखा गया है, इसकी कोई ख़ास लॉजिक मालूम नहीं है, लेकिन देखा गया है कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म होती है तो प्यूबिक हेयर जो है वो लॉस होती है, और जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है तो जो स्कल्प के बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनकी लॉस हो जाती है। ग्रेइंग इन मेन, और मेन में क्या होता है, बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा मसल वीकनेस एंड एट्रोफी, मसल्स की वीकनेस भी होती है और एट्रोफी भी होती है क्योंकि उन एनर्जी उनको मिल नहीं रही होती है, उनकी मुसलसल जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट है, तो इस वजह से इनकी एट्रोफी होती है। ट्रैकिकार्डिया होता है विद पल्पिटेशन, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन है, तो ट्रैकिकार्डिया पल्पिटेशन के साथ होता है। पल्पिटेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कभी कभार आपने महसूस किया होगा कि आप जब बहुत ज़्यादा डर जाते हो या कोई ऐसी खबर सुन लेते हो शॉकिंग सी, तो फिर क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है। ऐसे ज़ोर से धड़कता है कि आपको जो है ऊपर से महसूस हो रही होती है कि मुझे जो है मेरा हार्ट रेट सुनाई दे रहा है, मेरा जो हार्ट बीटिंग है वो मुझे सुनाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं पल्पिटेशन। कि फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली जब हमारा हार्ट जो है वो अपना काम करता है ना, हार्ट तो हमेशा जो है कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, लोब डोब, तो हमें ये जो है महसूस नहीं होती, हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इस तरह लगता है कि हार्ट जो है वो बाहर निकल आ रहा है, वो इस तरह महसूस होती है। अगर उस पर हाथ रखो तो ऐसा भी महसूस होता है कि हाथ को आपके पीछे धकेल दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं पल्पिटेशन। इसके अलावा ट्रिमर्स आते हैं, शेकिंग होता है पूरे बॉडी की, झटके आते हैं, बॉडी वार्म होता है, स्किन मॉइस्ट होती है, वेट लॉस होती है विथ इंक्रीज्ड एपिटाइट, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, मेटाबॉलिज्म हाई रेट से हो रही है, तो भूख भी लगती है, साथ में जो है वेट भी लॉस होती है। अब हम ग्रेव डिजीज़ की देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा थायरॉयडल सिम्टम्स क्या होती हैं। तो एक्स्ट्रा थायरॉयडल में है एक्सोफ्थैलेमस हो जाता है। एक्सोफ्थैलेमस का क्या मतलब है कि ये जो ग्रेव डिजीज़ के जो स्टूडेंट्स, ये एक्सोफ्थैलेमस का मतलब ये है कि ये जो हमारे आईज़ होते हैं ना, उन लोगों के जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो उनकी जो आईज़ होते हैं, ग्रेव डिजीज़ वाला हाइपरथायरॉयडिज्म अगर उनको है तो उनके आईज़ प्रोट्रूड कर जाते हैं सॉकेट से, यानी जो आईलिड है वो ऊपर हो जाता है और वो आई जो है बाहर निकले हुए से वो दिखाई देते हैं। मैं इसकी पिक्चर भी आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर करूंगी कि एक्सोफ्थैलेमस किस तरह होती है। तो यहाँ पे इस तरह होता है कि जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं ग्रेव डिजीज़ में, तो वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ जो है वो आई के इर्द गिर्द के जो सॉफ्ट मसल होते हैं, सॉफ्ट टिशू होते हैं, इन पे एक्ट कर देते हैं। जब इन पे एक्ट कर देते हैं तो फिर ये आई जो है आईलिड जो है उनसे बाहर प्रोट्रूड कर जाता है और जो आई का सॉकेट होता है उससे बाहर जो है वो आने लगता है, तो इसलिए वो ऊपर से इस तरह बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो इसको हम कहते हैं एक्सोफ्थैलेमस।
आईलिड लेग होती है। आईलिड लेग का मतलब ये है कि लेग मीन्स कीप अप, वो ऊपर हो जाती है। वो आमतौर पर किस तरह होता है कि हम नॉर्मली जो है ब्लिंकिंग करते रहते हैं, जल्दी जल्दी ब्लिंकिंग करते हैं आइज़ की, लेकिन इसमें जो आईलिड की लेग जब हो जाती है तो उसकी जो ब्लिंकिंग है वो स्लो हो जाती है, डिले हो जाती है। वो ऊपर इस तरह ऐसा लगता है कि ऊपर किसी ने उसको पकड़ा हुआ है, इस तरह हो जाता है। तो इस वजह से ड्राई आइज़ होते हैं। फिर लिखा है आर स्लो मूवमेंट ऑफ द लीड इन रिलेशन टू द आई बाल, मतलब आई बाल के रिलेशन में आई लीड जो है उसकी जो मोशन है वो स्लो हो जाती है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, यहाँ पे पेरी ऑर्बिटल एडिमा होती है, यानी पेरी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि आई के जो इर्द गिर्द है यहाँ पे एडिमा हो जाती है, फ्लूइड की अकोमोलेशन हो जाती है। इसके अलावा pretibial myxedema that produce raised thickened skin that may be hyperpigmented, itchy and वेल डिमार्केटेड फ्रॉम द नॉर्मल स्किन। अब यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन भी होती है जिसे हम प्रीटिबियल मैक्सिडीमा कहते हैं। इसे हम लोकलाइज मैक्सिडीमा भी कहते हैं या फिर हम इसे थायराइड डर्मोपैथी भी कहते हैं। इसमें जो सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन है इसकी स्वेलिंग हो जाती है बस इसी एरिया में, ये लेग में जो टीबियल बोन है इसके साइड पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से स्किन रेज हो जाती है, थिक हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेड होती है, इची भी होती है, और वो नॉर्मल स्किन से बिल्कुल उसको पहचाना जा सकता है, इस तरह डिमार्केटेड होती है, यानी उसको बिल्कुल देख के ही पहचाना जा सकता है कि इसमें जो है एडिमा हुई है, तो वो टिबियल बोन पे ही होती है। तो इसको हम कहते हैं प्रीटिबियल मैक्सिडीमा। लीजन्स दैट अपीयर प्लक लाइक और न्यूड्यूलर, इसमें बॉडी में लीजन्स आते हैं जो कि प्लक लाइक होते हैं या न्यूड्यूलर होते हैं। प्लक लाइक मीन्स के बिल्कुल जो है वो सरफेस के साथ इस तरह वो बिल्कुल सरफेस के साथ होते हैं, और न्यूड्यूलर थोड़े न्यूड्यूल से बनते हैं, उसमें थोड़े जो है मास बनते हैं। स्टारिंग विथ डिक्रीज ब्लिंकिंग, स्टारिंग होती है वो पेशेंट जो है आपको घूरता है और उसकी जो है ब्लिंकिंग डिक्रीज़ होती है, आई ब्लिंकिंग डिक्रीज़ होती है, इस वजह से इस तरह उसको देखने से लगता है कि वो आपको घूर रहा है। अब है टॉक्सिक नोडुलर गोइटर के साइन सिम्टम्स। अगर टॉक्सिक नोडुलर गोइटर है तो इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? एरिथमियास होगा, दे डू नॉट रिस्पॉन्स टू डिजोक्सिन जो है इसके लिए भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा एरिथमियास होगा। हार्ट रेट इरेगुलर होगी, और डिजोक्सिन जो है ये भी उन पर काम नहीं करेगी। ये जो डिजोक्सिन है स्टूडेंट्स, ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, ये हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, हार्ट के रिदम को कंट्रोल करती है और एरिथमियास को ट्रीट करती है। लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक नोडुलर गोइटर में इस तरह का एरिथमियास होता है, इस तरह के इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं जिनको डिजोक्सिन जो है ये भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। मसल्स वास्टिंग विद वीकनेस, मसल वास्टिंग हो जाती है, वीकनेस होती है। स्टारिंग विद डिक्रीज ब्लिंकिंग, वेट लॉस, और यहाँ पे भी पेशेंट जो है वो घूरता है, स्टारिंग करता है और उसकी आई ब्लिंकिंग जो है वो डिक्रीज़ होती है और वेट भी उसका लॉस हो जाता है। थायराइड स्ट्रोम और थायराइड क्राइसिस जो है इसमें साइन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फीवर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा फीवर जो है, फीवर इतनी ज़्यादा शिद्दत से फीवर होती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इसके थ्रू हम जान लेते हैं कि इसको थायराइड क्राइसिस या स्ट्रोम होने वाला है। विच यूजुअली प्रीसीड थायराइड स्ट्रोम। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि फीवर से ही ज़्यादातर थायराइड स्ट्रोम का पता लगाया जा सकता है, इसकी वजह से पता चलता है कि थायराइड स्ट्रोम हुआ है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होती है, सीवियर टेकिकार्डिया होती है, अल्टर्ड मेंटल स्टेट भी उसकी अल्टर्ड हो जाती है, यानी दिमाग भी बिल्कुल जो है वो काम नहीं करता, कन्फ्यूजन सी होती है, डिलीरियम में चला जाता है या फिर कोमा में चला जाता है। डिलीरियम ऐसी कंडीशन के वो दोबारा से जो है रिवर्सिबल है, ठीक हो सकती है, और कोमा के वो बिल्कुल जो है बेहोश हो जाता है। यानी डिलीरियम बेहोशी की ऐसी हालत है जिसको हम कोशिश करके आसानी से होश में ला सकते हैं, लेकिन कोमा को हम आसानी से जो है वो होश में नहीं ला सकते। एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होती है और बेचैन होता है बंदा, चेस्ट पेन भी उसको होता है, थायराइड स्ट्रोम में चेस्ट पेन भी ज़्यादा होता है, और जितने भी सिम्टम्स हैं उन सब की वर्सनिंग हो जाती है, सारे सिम्टम्स जो है वो बदतर से बदतर होते जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये थायराइड स्ट्रोम या थायराइड क्राइसिस है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा है टॉक्सिक न्यूडुलर गोइटर टिपिकली अकर इन एल्डरली पीपल, इट्स स्लो ऑनसेट काजेज लेस सीवियर सिम्टम्स। ये जो टॉक्सिक न्यूडुलर गोइटर है ये जो एल्डर पीपल होते हैं उनमें ज़्यादातर होती है और इसकी जो स्लो ऑनसेट है इसकी वजह से इतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं। ग्रेव डिजीज़ से इसके अगर हम सिम्टम्स को देखें ना, सिम्टम्स में कंपैरिजन करें तो ग्रेव डिजीज़ के जो है ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉक्सिक न्यूडुलर गोइटर। क्यों? क्योंकि इसकी ऑनसेट स्लो होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम डिसकंटिन्यूशन और एक्सेस यूज़ ऑफ एंटी थायरॉयड मेडिकेशन। जब हम एंटी थायरॉयड मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो बीच में आके उनको अगर हमने एकदम से डिसकंटिन्यू किया तो इससे भी हाइपरथायरॉयडिज्म मज़ीद बढ़ सकती है। अगर हमने इन ड्रग्स को एक्सेसिव यूज़ किया तो इससे भी जो है हाइपरथायरॉयडिज्म वो ठीक नहीं होती, वो इस पर आदी हो जाती है। तो इसीलिए इनका एक ख़ास टाइम होता है, उस टाइम तक इनको यूज़ करना है ताकि ये सही तरीके से अपना थेरापेटिक इफेक्ट कर सके। ट्यूमर दैट स्टिमुलेट thyroid secretion or deterioration of the pre-existing hyperthyroid state due to DKA, infection, toxemia, trauma or excessive iodine intake। तो लिखा है कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि थायराइड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, बॉडी के अंदर कुछ ट्यूमर्स ऐसे बनते हैं या थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कुछ ऐसे ट्यूमर्स बनते हैं जिसकी वजह से सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है थायराइड हार्मोन की। या फिर कभी इस तरह भी होता है कि पेशेंट को पहले से हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसको इस हाइपरथायरॉयडिज्म के दौरान ऊपर से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गई। फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज़ मेलाइटस भी है जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गई। तो एक तो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, फैट की जो है वो डाउन हो रही है कंटिन्यूसली, तो वहाँ से कीटोन बॉडीज़ बन रहे हैं। और एक अगर डायबिटीज़ भी उसको हो गया है तो इसकी वजह से जो है कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, तो फिर ये DKA का कंडीशन जो है इसके लिए ये और मुश्किलात पैदा कर सकती है। अगर इन्फेक्शन हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म है और साथ में इन्फेक्शन हो जाए, अगर जो है इन्फेक्शन हो जाए तो इससे थायराइड स्ट्रोम हो जाता है। इसके अलावा जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होती है तो उनको ये भी ख़दशा होता है कि उनको टॉक्सीमिया होगा। अगर वो प्रेग्नेंट होंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो हाइपरटेंशन होती है जिसे हम प्रीक्लेम्सिया भी कहते हैं और टॉक्सीमिया भी कहते हैं, तो उनको ये चांस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉमा हो गई अगर, तो ट्रॉमा जो है उससे और बदतर हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि थायराइड स्ट्रोम की तरफ चला जाता है। अगर एक्सेसिव आयोडीन इंटेक हो गई, एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, ऊपर से अगर एक्सेसिव आयोडीन इंटेक हो गई तो आयोडीन ही सोर्स होते हैं थायराइड हार्मोन बनने के, तो ज़्यादा आयोडीन मिल रहा है इसका मतलब थायराइड हार्मोन और ज़्यादा बनेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये जो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरथायरॉयड स्टेट है उसको बदतर बना देते हैं, उसकी डिटेरियोरेशन कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए यहाँ तक काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी लोगों को समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका जो पार्ट 2 है वो पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।